जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूं एक नया क्लास जिसमें हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समाज के निर्बल वर्ग की प्रमुख आवश्यकताएं बताइए। पूछा गया है यहाँ पे समाज के निर्बल वर्ग की प्रमुख आवश्यकताएं बतलाइए। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है ये। तो इसमें आप लोगों को बताना है सिर्फ जो समाज के निर्बल वर्ग हैं उसकी प्रमुख आवश्यकताएं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला बताना है आप लोगों को रोजगार, फिर मकान, फिर पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, आवागमन के साधन होने चाहिए, बिजली होनी चाहिए उनको, फिर चिकित्सा सुविधाएं। तो ये हैं समाज के निर्बल वर्ग की प्रमुख मूलभूत आवश्यकताएं बोल सकते हो या फिर प्रमुख आवश्यकताएं। तो आप लोगों से पूछा जाता है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है समाज के निर्बल वर्ग की प्रमुख आवश्यकताएं बतलाइए। तो आप लोगों को सिर्फ यही लिखना है, रोजगार, मकान, पेयजल, साफ सफाई, आवागमन के साधन, बिजली, चिकित्सा सुविधा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एनजीओ से आप क्या समझते हो, समाज के लिए इनका क्या योगदान है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है प्रश्न, एनजीओएस से आप क्या समझते हो, समाज के लिए इसका क्या योगदान है। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ यही भी आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि एनजीओएस का पूरा नाम क्या होता है। बहुत बार पूछा भी गया है एनसीसी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ ये पूछेंगे आप लोगों से कि एनजीओएस का फुल फॉर्म क्या है या फिर पूरा नाम लिखो करके। तो आप लोगों को लिखना है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न और पूछा गया है कि समाज के लिए इनका क्या योगदान है। एनजीओएस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कुछ लोग समिति बनाकर गरीब तबकों के लिए विकास की योजना बनाते हैं, वह क्रियान्वित करते हैं। तो क्या बताना है आप लोगों को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग समिति बनाकर गरीब तबकों के विकास की योजना बनाते हैं, वह क्रियान्वित करते हैं। सिर्फ यहाँ पे ये लिखना है आप लोगों को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कुछ लोग समिति बनाकर गरीब तबकों के लिए विकास की योजना बनाते हैं, वह क्रियान्वित करते हैं। सिर्फ इतना लिखना है, समाज के लिए इसका क्या योगदान है बोलेंगे तो इतना लिख देना है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है एनजीओस का पूरा नाम। इसमें कुछ लोग समिति बनाकर गरीब लोगों के लिए विकास की योजना बनाते हैं, वह क्रियान्वित करते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हो आप लोग। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीसी कैडेट्स किन सामाजिक सेवाओं में भाग लेते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एनसीसी से रिलेटेड ही है, एनसीसी कैडेट से रिलेटेड है। तो आप लोगों को बताना है, पूछा गया है यहाँ पे एनसीसी कैडेट्स किन सामाजिक सेवाओं में भाग लेते हैं। तो एनसीसी कैडेट्स कौन कौन सा लेते हैं, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, पोलियो अभियान, ट्रैफिक कंट्रोल आदि सामाजिक सेवाओं में भाग लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है सोशल सर्विस। ठीक है, एडवेंचर्स अलग होता है, यहाँ पे पूछा गया सोशल सर्विस जिसमें एनसीसी कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो एनसीसी कैडेट्स वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, पोलियो अभियान, ट्रैफिक कंट्रोल आदि सामाजिक सेवाओं में भाग लेते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या लिख सकते हो, कुछ चीज़ें लिख सकते हो जो जागरूक करते हैं, लाइक फैमिली प्लानिंग, ये भी पढ़ते हैं हम लोग, फैमिली प्लानिंग ये भी आता है, फैमिली प्लानिंग इसके बारे में भी हम लोग जागरूक करते हैं, रैली निकाल कर, पोस्टर बनाकर, नुक्कड़ के माध्यम से। और क्या बताते हैं, जैसे कि एड्स के बारे में, एड्स डे मनाते हैं ना एनसीसी में, फिर वो रैली निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें भी इसमें लिख सकते हो। ठीक है, कि अदर पीपल्स को हम लोग अवेयर कराते हैं, जागरूक कराते हैं, ये सब लिख सकते हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, तो रक्तदान से क्या लाभ है। रक्तदान मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है अभी एनसीसी में, क्योंकि बहुत से कैडेट्स को आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया में ब्लड डोनेट करते हुए देखा जाता है। ठीक है, तो रक्तदान से इससे पूछा ही जाता है आपके एनसीसी में। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न, रक्तदान से क्या लाभ है। रक्तदान से होने वाले लाभ के बारे में आप लोगों को बताना है। रक्तदान अमूल्य दान है, क्या बताना है, रक्तदान अमूल्य दान है। रक्तदान से गर्व महसूस होता है, रक्तदान से गर्व महसूस होता है। रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। दाता तथा हितग्राही में मधुर संबंध स्थापित होती है। देखो बहुत बढ़िया, अच्छा पॉइंट लिखा है यहाँ पे, रक्तदान अमूल्य दान है। उसके बाद रक्तदाता को गर्व महसूस होता है रक्तदान करने से। फिर रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, जिसको ब्लड की ज़रूरत है उसको आप लोग डोनेट करोगे तो उसका जीवन बच सकता है। फिर उसके बाद दाता तथा हितग्राही में मधुर संबंध स्थापित होता है। ठीक है, सिर्फ इतना लिखना है, रक्तदान से क्या लाभ है बोलेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ लिखना होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का है शायद, एड्स का पूरा नाम लिखो।
यहाँ पे पूछ दिया गया है एड्स का पूरा नाम। मैंने बोला था एड्स का पूरा नाम, एनजीओ का पूरा नाम, इसके अलावा आप लोगों से एचआईवी का पूरा नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो एड्स का पूरा नाम आप लोगों को क्या बताना है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, यहाँ से इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये हो जाता है एड्स का पूरा नाम। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एचआईवी का पूछेंगे आप लोगों से तो आप लोगों को क्या बताना है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी का क्या बताना है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी क्या पढ़े हो? एनजीओएस। तो एनजीओएस का क्या नाम है पूरा नाम? तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है एनजीओएस का पूरा नाम। ठीक है, एड्स का पूरा नाम, एचआईवी का पूरा नाम, एनजीओएस का पूरा नाम, ये पढ़ लेना है आप लोगों को। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दहेज निवारण में एनसीसी कैडेट्स किस प्रकार सहयोग करते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को समझना है थोड़ा सा। दहेज निवारण में एनसीसी कैडेट्स किस प्रकार के सहयोग करते हैं, ये पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है एनसीसी कैडेट्स दहेज नहीं लेंगे, दहेज नहीं देंगे की प्रतिज्ञा करके तथा इस संबंध में सेमिनार, गोष्ठी, भाषण द्वारा जन जागृति कर इस सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में योगदान दे सकते हैं। देखो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, दहेज निवारण में एनसीसी कैडेट्स किस प्रकार सहयोग करते हैं? तो आप लोगों को आंसर लिख देना है एनसीसी कैडेट्स, यहाँ पे ये नारा है समझो ऐसा, दहेज नहीं लेंगे, दहेज नहीं देंगे, ये वाला। ठीक, समझ आ गया? एनसीसी कैडेट्स दहेज नहीं लेंगे, दहेज नहीं देंगे की प्रतिज्ञा करके तथा इस संबंध में सेमिनार, यहाँ पे ये है स्लैश, उसके बाद गोष्ठी, फिर भाषण द्वारा जन जागृति कर इस सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में योगदान दे सकते हैं। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में सहयोग दे सकते हैं या फिर योगदान दे सकते हैं। तो दहेज निवारण में एनसीसी कैडेट्स किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं पूछेंगे आप लोगों से, तो आप लोगों को लिख देना है सिर्फ 2 लाइन में, एनसीसी कैडेट्स दहेज नहीं लेंगे, दहेज नहीं देंगे की प्रतिज्ञा करके तथा इस संबंध में सेमिनार, गोष्ठी, भाषण द्वारा जन जागृति कर इस सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में योगदान दे सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट का क्या आशय है? अगला प्रश्न पूछा गया है सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट का क्या आशय है? सामुदायिक विकास अर्थात जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट का क्या आशय है? तो सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्रामीण जीवन का सामाजिक व आर्थिक रूपांतरण करने का प्रयास है। सामुदायिक विकास क्या है पूछेंगे, या फिर सामुदायिक विकास से क्या समझते हो, या फिर सामुदायिक विकास का क्या आशय है पूछेंगे आप लोगों से। तो आप लोगों को सिर्फ एक लाइन लिखना है, सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्रामीण जीवन का सामाजिक व आर्थिक रूपांतरण करने में प्रयास है। तो सामुदायिक विकास क्या है? सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्रामीण जीवन का सामाजिक व आर्थिक रूपांतरण करने का प्रयास है। सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। सामुदायिक विकास का क्या आशय है पूछेंगे आप लोगों से, तो सिर्फ एक लाइन याद रखना है, सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्रामीण जीवन का सामाजिक व आर्थिक रूपांतरण करने का प्रयास है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं? मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं पूछा गया है। तो बताना है आप लोगों को, पर्यावरण, निरक्षरता, समाज में व्याप्त कुरीतियाँ जैसे कि भ्रष्टाचार, बाल विवाह, यहाँ पे ऐसे लिखना, भ्रष्टाचार, बाल विवाह, बाल श्रम, कुपोषण, बाढ़, सूखा, स्वच्छ जल व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव। तो भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? आप लोग 10th लेवल से पढ़ते आ रहे हो सोशल साइंस के सब्जेक्ट में। तो पर्यावरण, निरक्षरता, समाज में व्याप्त कुरीतियाँ जैसे कि भ्रष्टाचार, बाल विवाह, बाल श्रम, कुपोषण, बाढ़, सूखा, स्वच्छ जल व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव, ये हो जाता है आपके भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं। तो ये आप लोगों को लिख देना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स। आप लोगों को आज का क्लास अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार आए हैं एनसीसी वे चैनल पे तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एनसीसी वे चैनल पे आपको एनसीसी से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे कि एनसीसी ABC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाता है। इसके साथ ही साथ एनसीसी BSc सर्टिफिकेट वालों को कहाँ कौन कौन सा बेनिफिट मिल रहा है इसके बारे में भी बताया जाता है, कौन सा गवर्नमेंट जॉब में कितना बोनस पॉइंट या फिर
पहला प्रेफरेंस दिया जा रहा है, इसके बारे में आप लोगों को जानने को मिल जाता है इस चैनल के माध्यम से। या एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम जो निकाला जाता है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाता है। उसमें कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करने के बाद शॉर्ट लिस्ट का मेल आता है, उसके बाद आप लोगों को एसएसबी इंटरव्यू में जाने तक का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप A to Z सारा डाउट क्लियर करते हुए आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं भी अपने मोनेटाइजेशन के बहुत नज़दीक हूँ, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा समझना, चैनल को सपोर्ट कर लेना। एनसीसी वे चैनल है। अब देखेंगे सेल्फ डिफेंस, जिसको बोलते हैं आत्मरक्षा। ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोग पढ़े जो सोशल सर्विस मतलब सामाजिक सेवा या फिर समाज सेवा जिसको बोल सकते हैं उसका, और सेल्फ डिफेंस, ये दोनों एक ही साथ आता है, मतलब एक ही टॉपिक में आता है। आप लोगों का वो देखोगे पैटर्न सिलेबस देखोगे एनसीसी हैंडबुक में, तो ये दोनों एक साथ दिया है ना, इसीलिए दोनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। उसी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कशन करेंगे। टॉपिक रहेगा सेल्फ डिफेंस, जिसको आत्मरक्षा हिंदी में बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार के आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पूछा जाता है निहत्थी लड़ाई, अनआर्म कॉम्बैट से क्या तात्पर्य है। निहत्थी लड़ाई ये प्रश्न पूछा गया है, आप लोग बी का एग्ज़ाम दिलाए होंगे तब भी ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला होगा। निहत्थी लड़ाई से आप क्या समझते हो। तो निहत्थी लड़ाई से तात्पर्य बिना रूढ़ हथियारों के दुश्मन से मुठभेड़ करना है। बस इतना लिखना है आप लोगों को। निहत्थी लड़ाई से तात्पर्य बिना रूढ़ हथियारों के दुश्मन से मुठभेड़ करना होता है, सिर्फ इतना लिखना है। फिर देखते हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। निहत्थी लड़ाई में सफलता प्राप्त करने हेतु कौन सी बातें आवश्यक हैं। प्रश्न पूछा गया है निहत्थी लड़ाई में सफलता प्राप्त करने हेतु कौन सी बातें आवश्यक हैं। तो आप लोगों को लिखना है फुर्ती, साझा देना, अचानक वार करना, फिर ताकत, अभ्यास, लड़ाई में पहल करना। तो इतना पॉइंट लिखना है सिर्फ। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतना शॉर्टकट आंसर लिखेंगे तो क्या मार्क्स मिलेगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, एनसीसी का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि एक जो पेपर होता है एनसीसी का, उसी में क्वेश्चन लिखा रहता है, सिर्फ उसके नीचे 2 से 3 लाइन ब्लैंक जगह छूटा होता है, उसी में आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना रहता है। तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं होता, 2 से 3 लाइन में ही आंसर लिखना रहता है, और वो भी एकदम सटीक लिखना रहता है। तो ये चीज़ आप लोगों के माइंड में बसा लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा जैसे फुर्ती लिख दिए तो अब इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, फिर साझा देना, फिर इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। इस प्रकार का आंसर बहुत कम ही देखने को मिलेगा। वो लास्ट में 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत बड़ा जगह दिया रहता है, उसमें बस आप लोगों को लंबा चौड़ा आंसर लिखना रहता है। बाकी आपको 1 से 2 लाइन में एकदम सटीक आंसर लिखना रहता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है निहत्थी लड़ाई में सफलता प्राप्त करने हेतु कौन सी बातें आवश्यक हैं। तो फुर्ती होनी चाहिए, जो निहत्थी लड़ाई में अपने आप को सफलता पाना चाहता है वो उसके अंदर फुर्ती होनी चाहिए। साझा देना आना चाहिए उनको, अचानक वार करना, ताकत, अभ्यास, लड़ाई में पहल करना, ये सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो शरीर के 4 मर्म स्थल बताइए। प्रश्न पूछा गया था जब मैं एनसीसी में था। तो शरीर के 4 मर्म स्थल बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको IMP टिक कर लेना। प्रश्न पूछा गया है शरीर के 4 मर्म स्थल बताइए, या फिर शरीर के 4 मर्म स्थल के नाम लिखिए बोलेंगे। तो आँख है जो मर्म स्थल होता है, उसके बाद कान, उसके बाद पेट, उसके बाद टेस्टिकल्स। शरीर के 4 मर्म स्थल बताइए बोलेंगे तो आप लोगों को लिखना है आँख, फिर कान, फिर पेट, उसके बाद टेस्टिकल। और ये टेस्टिकल क्या होता है, तो टेस्टिकल अंडकोश को ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, और ये चीज़ आप लोगों को आपके हैंडबुक में भी देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, उसमें भी देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रश्न IMP है, आप लोगों को याद कर लेना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निहत्थी लड़ाई में रोड हथियारों को छोड़कर किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है निहत्थी लड़ाई में, यहाँ पे रोड नहीं है होगा, ये रूड होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखना है। प्रश्न ये पूछा गया है निहत्थी लड़ाई में रूढ़, ये ऐसा रूढ़ हथियारों को छोड़कर किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो बेल्ट का प्रयोग कर सकते हैं, हेलमेट का प्रयोग कर सकते हैं, तंबू के खूंटे का प्रयोग कर सकते हैं, पेड़ों की टहनियों का प्रयोग कर सकते हैं, पत्थर का भी यूज़ कर सकते हैं, गिट्टी का, धूल
लोहे का सरिया आदि का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब समझना आप लोगों को, निहत्थी लड़ाई में रूढ़ हथियारों को छोड़कर किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब हाथापाई के लिए कौन कौन से चीज़ों का। तो हेलमेट से आप लोग वार कर सकते हो, बेल्ट से वार कर सकते हो, हेलमेट से वार कर सकते हो, तंबू के जो खूंटे होते हैं उसको आप लोग डंडा के तौर पे यूज़ कर सकते हो, पेड़ों की टहनियाँ ये भी यूज़ कर सकते हो, पत्थर भी यूज़ कर सकते हो नज़दीकी लड़ाई के लिए। फिर गिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हो, धूल से आँख में डालते हैं ये आप लोग जानते होंगे। फिर लोहे का सरिया, इससे भी आप लोग वार कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को लिख देना है। तो आंसर से आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, या फिर क्वेश्चन से आप लोगों को माइंड में आना चाहिए कि इसका आंसर क्या लिख सकते हैं। तो निहत्थी लड़ाई में रूढ़ हथियारों को छोड़कर, मतलब जो मेन उनका हथियार, मतलब फाइटिंग करने के लिए जो होता है हथियार, उसको छोड़कर किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका हम लोग प्रयोग करके लड़ाई लड़ सकते हैं। तो बेल्ट से हम लोग वार कर सकते हैं, हेलमेट से, तंबू के खूंटे से, पेड़ों की टहनियों से, फिर पत्थर, गिट्टी, धूल, लोहे का सरिया, ये सारा चीज़ आप लोगों को लिखना होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न बनता है आपका फर्स्ट एड से आप क्या समझते हो। प्रश्न पूछा जाता है फर्स्ट एड से आप क्या समझते हो, तो आप लोगों को बताना होगा फर्स्ट एड से आप क्या समझते हो। तो किसी आकस्मिक घटना या रोग से पीड़ित होने वाले व्यक्ति की डॉक्टर के पहुंचने या अस्पताल ले जाने से पहले तक की दी गई चिकित्सा को प्राथमिक उपचार अर्थात फर्स्ट एड कहते हैं। ये आप लोगों को लिखना होता है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है फर्स्ट एड से आप क्या समझते हो, या फिर आपसे पूछा जाएगा प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हो, या प्राथमिक उपचार क्या है लिखिए। इस प्रकार के से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को बताना है किसी आकस्मिक घटना या रोग से पीड़ित होने वाले व्यक्ति की डॉक्टर के पहुंचने या अस्पताल ले जाने से पहले तक दी गई चिकित्सा को प्राथमिक उपचार अर्थात फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, ये लिखना है आप लोगों को। क्या लिखना है, किसी आकस्मिक घटना या रोग से पीड़ित होने वाले व्यक्ति की डॉक्टर के पहुंचने या अस्पताल ले जाने से पहले तक की दी गई चिकित्सा को प्राथमिक उपचार अर्थात फर्स्ट एड कहते हैं। ये लिख देना है। तो यहाँ से हो जाता है आज का पहला प्रश्न कंप्लीट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एड का ध्येय क्या है। प्रश्न पूछा जाता है फर्स्ट एड का ध्येय क्या है, और इसी को सिर्फ ये पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में भी कि फर्स्ट एड का ध्येय खाली स्थान है, या फिर इसी को पूछते हैं मोटो, इसी को बोलते हैं मोटो। फर्स्ट एड का मोटो क्या है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो आप लोगों को बताना है फर्स्ट एड का ध्येय क्या है। तो देखो, सोचो और करो, ये तीन चीज़ लिखना होता है। इसी को आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है। फर्स्ट एड का ध्येय सूत्र खाली स्थान फिर क्या मतलब है, ऐसा लिखेंगे। तो आप लोगों को लिखना है देखो, सोचो और करो, ये तीन चीज़ लिखना है। अगर फिल इन द ब्लैंक में देता है तो कॉमा लगा लगा के लिखना है। अगर आपसे इस प्रकार से पूछेंगे तो आपको 3 लाइन में लिख देना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों से यही पूछा जा सकता है फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं की जगह में आपको लिखा मिलेगा अस्थिभंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं ये भी प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, या फिर कहीं पे आप लोगों को देखने को मिलेगा अस्थिभंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को समझ जाना है फ्रैक्चर को ही अस्थिभंग बोलते हैं करके। तो देखते हैं यहाँ पे अस्थिभंग के प्रकार, मतलब जो हड्डी टूटता है उसी को बोला जाता है अस्थिभंग, या फिर फ्रैक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं उसको इसी से रिलेट करते हुए आप लोगों को समझना है। तो हड्डी जो टूटता है या फिर जो फ्रैक्चर होता है वो कितने प्रकार का होता है यही आप लोगों को लिखना है। तो सबसे पहला होता है साधारण टूट जिसको सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं। उसके बाद संयुक्त टूट होता है जिसको कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं। उसके बाद होता है तीसरा जटिल टूट जिसको कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। उसके बाद होता है बहुखंड टूट जिसको कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। उसके बाद होता है पचड़ी टूट जिसको इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं। उसके बाद होता है कच्ची टूट जिसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है ग्रीन स्टिक। तो आप लोग अगर एनसीसी के एग्ज़ाम में लिखने जाओगे तो आप लोगों को साधारण टूट, संयुक्त टूट या जटिल टूट, बहुखंड टूट, पचड़ी टूट या फिर कच्ची टूट ये लिखोगे। इसके साथ ही साथ अगर आप लोगों को इंग्लिश नेम लिखने आता है, आप लोग हिंदी मीडियम से हो फिर भी आप लोगों को
इंग्लिश नेम याद है तो प्लीज़ आप लोग इंग्लिश नेम लिखेंगे, इससे मार्क्स बिल्कुल भी कटने के चांसेस नहीं होता। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो पूछेंगे आप लोगों से फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर अस्थिभंग के प्रकार लिखो, या अस्थिभंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को लिखना होगा साधारण टूट, जिसको इंग्लिश में लिखना है आप लोगों को सिंपल फ्रैक्चर, उसके बाद संयुक्त टूट, अगर इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो कंपाउंड फ्रैक्चर, उसके बाद जटिल टूट जिसको कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बाद होता है बहुखंड टूट जिसको कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलेंगे, उसके बाद होता है पचड़ी टूट जिसको इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, उसके बाद होता है कच्ची टूट जिसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है ग्रीन स्टिक। तो ये हो गया फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं प्रश्न। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है सांप काटने पर क्या प्राथमिक उपचार करोगे। प्रश्न पूछा गया है सांप काटने पर क्या प्राथमिक उपचार करोगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना है आप लोगों को। पहला पॉइंट लिखना है, रोगी से इस तरह की बातें करो कि उनके मन में मौत का भय ना बना रहे। यहाँ पे पॉइंट को ध्यान से समझना, रोगी से इस तरह की बातें करो कि उसके मन में मौत का भय ना बना रहे, ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा है, कटे हुए स्थान के ऊपर रस्सी या फीते से हल्के हाथ से कसकर बांध दे, ये दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखा है, काटे हुए स्थान पर ब्लेड से चीरा लगाकर विषाक्त खून को निकाल दें तथा शीघ्रता से डॉक्टर की मदद ले, ये हो गया तीसरा पॉइंट। तो आप लोगों को ये तीनों पॉइंट लिखना है। सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार क्या करोगे ये पूछे, एक बार और ध्यान से सुन लो। सांप काटने पर क्या प्राथमिक उपचार करोगे पूछेंगे आप लोगों से, तो आप लोगों को 3 पॉइंट्स में लिखना है। कौन कौन सा, तो रोगी से इस तरह की बातें करें कि उसके मन में मौत का भय ना बना रहे। उसके बाद काटे हुए स्थान के ऊपर रस्सी या फीते की सहायता से कसकर बांध दे। उसके बाद कटे हुए स्थान पर ब्लेड की सहायता से चीरा लगाकर विषाक्त खून को निकाल दे तथा शीघ्रता से डॉक्टर की मदद ले। तो ये हो गया अगला क्वेश्चन आप लोगों का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लू लगने पर क्या प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। प्रश्न पूछा गया है, लू लगने पर क्या प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। तो लू लगने पर प्राथमिक उपचार कौन कौन से हैं। मरीज को नमकीन पानी अधिक से अधिक पिलाएं, ये पहला पॉइंट लिखना है। मरीज के कपड़े उतारकर खुली छाया में लिटाएं, ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। फिर आप लोगों को बताना है तीसरा पॉइंट, तो उसके ऊपर पानी डालें तथा पंखा से वाताकुल करें और अस्पताल पहुंचाएं, ये आप लोगों को लिखना है तीसरा पॉइंट। तो लू लगने पर प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, कौन कौन सी दी जाती है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो मरीज को नमकीन पानी अधिक से अधिक पिलाएं, ये पहला पॉइंट लिखोगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखोगे, मरीज के कपड़े उतार कर खुली छाया में लिटाएं, ये तीसरा पॉइंट लिखोगे, सॉरी दूसरा पॉइंट। उसके बाद तीसरा पॉइंट में आप लोगों को लिख देना होगा, उसके ऊपर पानी डालने तथा पंखा से वाताकुल करें और अस्पताल पहुंचाएं, ये तीसरा पॉइंट लिखना होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से, कि हड्डी टूटने पर क्या प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। प्रश्न पूछा गया है, हड्डी टूटने पर क्या प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा, मरीज को गर्म रखें। सबसे पहला काम क्या हो जाता है, मरीज को गर्म रखना। प्राथमिक उपचार पढ़ रहे हैं मतलब फर्स्ट एड, मतलब हॉस्पिटल या डॉक्टर के आने या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले तक की दी गई चिकित्सा सुविधा को ही हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं। तो हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार क्या करेंगे, तो सबसे पहला जो मरीज जिसका हाथ पैर हड्डी टूटा है उसको गर्म रखें, फिर मरीज को आराम दें। उसके बाद हड्डी जोड़ने की कोशिश ना करें, ये तीसरा पॉइंट हो जाता है। टूटे हुए हिस्से को हिलने डुलने से बचाएं, ये चौथा पॉइंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है, टूटे हुए हिस्सों पर चपटी लगाकर पट्टी इस प्रकार बांधे कि टूटी हुई हड्डी के दोनों टुकड़े हिले नहीं। तो ये लिख देना है आप लोगों को पांचवा पॉइंट। 5 पॉइंट में क्या क्या लिखना है, हड्डी टूटने पर क्या प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है, मरीज को गर्म रखें, मरीज को आराम दें, फिर हड्डी जोड़ने की कोशिश ना करें, टूटे हुए हिस्से को हिलने डुलने से बचाएं, फिर टूटे हुए हिस्सों पर चपटी लगाकर पट्टी इस प्रकार बांधें कि टूटी हुई हड्डी के दोनों टुकड़े हिले नहीं। ये हो जाता है हड्डी टूटने पर क्या चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, उसका आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, कृत्रिम सांस देने के कौन कौन से तरीके हैं। कृत्रिम सांस देने के कौन कौन से तरीके हैं पूछेंगे, तो आप लोगों को 4 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन एक पॉइंट और लिखते हैं हम लोग। कौन सा पॉइंट लिखते हैं बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, मुंह से मुंह लगाकर
ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा लिखोगे सिल्वेस्टर, उसके बाद होता है तीसरा सेफर, उसके बाद होता है लाबर्ड विधि, उसके बाद एक और विधि होता है जिसका नाम आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, याद रखना है, हेल्गर ये बोलते हैं, होल्गर नेल्सन, इस प्रकार का लिखा जाता है। अगर आप लोग चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो इस प्रकार का, होल्गर नेल्सन विधि। तो ये 5वां पॉइंट भी लिख सकते हो या फिर 4 पॉइंट भी लिख सकते हो कि कृत्रिम सांस देने के कौन कौन से तरीके हैं। तो मुंह से मुंह लगाकर सांस देना, फिर सेल्विस्टर, फिर सेफर, फिर लैबर्ड विधि, ठीक है। और उसके बाद हेल्गर नेल्सन विधि। ये 5 पॉइंट में आप लोगों को आंसर लिख देना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आंतरिक रक्त स्त्राव में रोगी के क्या लक्षण होते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है आंतरिक रक्त स्त्राव के लक्षण, मतलब किस प्रकार से आप लोग पहचान सकते हो कि आंतरिक रक्त स्त्राव हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, घायल मनुष्य की सांस लेने में कठिनाई होती है। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि आंतरिक रक्त स्त्राव हो रहा है, मतलब इस लक्षण से हम लोग समझ सकते हैं। और ये लक्षण, ये पॉइंट पहला लिखना है आप लोगों को कि घायल मनुष्य की सांस लेने में कठिनाई होती है। उसके बाद दूसरा लिख सकते हो घायल मनुष्य को बेचैनी तथा घबराहट का अनुभव होता है, वह हाँफने लगता है, ऐसा लिखना है, ठीक है, वह हाँफने लगता है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, घायल मनुष्य को सांस लेने में कठिनाई होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखोगे घायल मनुष्य को बेचैनी तथा घबराहट का अनुभव होता है और वह हाँफने लगता है, ये लिखोगे। फिर तीसरा पॉइंट लिखोगे होंठ तथा मुंह का रंग पीला पड़ जाता है। उसके बाद नाड़ी की गति मंद पड़ जाती है, ये चौथा पॉइंट लिखोगे। उसके बाद शरीर का ताप कम हो जाता है और उसे पसीना आने लगता है, ये लिख दोगे 5वां पॉइंट। तो आंतरिक रक्त स्त्राव में रोगी के क्या लक्षण होते हैं, तो सबसे कौन कौन सा लक्षण होता है, तो घायल मनुष्य की सांसें लेने में कठिनाई होती है। उसके बाद घायल मनुष्य को बेचैनी तथा घबराहट का अनुभव होता है और वह हाँफने लगता है। उसके बाद होंठ तथा मुंह का रंग पीला पड़ जाता है, ये नेक्स्ट पॉइंट लिख दोगे। उसके बाद नाड़ी की गति मंद पड़ जाती है, इससे भी हम लोग आंतरिक रक्त स्त्राव के लक्षण पहचान सकते हैं, ये चीज़ समझना होगा। उसके बाद शरीर का ताप कम हो जाता है और उसे पसीना आने लगता है, ये पॉइंट्स आप लोगों को लिख देना है। प्रश्न क्या पूछा गया था कि आंतरिक रक्त स्त्राव में रोगी के क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है अकेले व्यक्ति के द्वारा घायल मरीज को ले जाने के कौन कौन से तरीके हैं। अकेले व्यक्ति के द्वारा घायल मरीज को ले जाने के कौन कौन से तरीके हैं, तो सबसे पहला पालना विधि, ये याद रख सकते हो। फिर पीठ पर लादना, ये याद रख सकते हो। फायरमैन्स लिफ्ट एंड कैरी, ये होता है तीसरा। फिर 5वां फायरमैन्स ड्रैग मेथड, उसके बाद इसको लिफ्ट एंड कैरी मेथड, ये ऐसा याद कर सकते हो इस प्रकार का, ठीक है। तो क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कैसे भी करके याद करना रहता है, ठीक है। 5 पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, ये हो जाता है पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो अकेले व्यक्ति के द्वारा घायल मरीज को ले जाने के कौन कौन से तरीके हैं, पालना विधि, क्रैडल मेथड, पिक अ बैग, उसके बाद फायरमैन्स लिफ्ट एंड कैरी मेथड, उसके बाद ह्यूमन क्रूथ मेथड, उसके बाद फायरमैन्स ड्रैग मेथड। तो ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल का नाम है एनसीसी वे। और मैं आप लोगों को एनसीसी वे चैनल के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो एनसीसी वे चैनल पे आप लोगों को एनसीसी से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलता है, जैसे कि एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाता है, और कोई गवर्नमेंट जॉब है जिसमें एनसीसी वालों को पहले प्रेफरेंस दिया जा रहा है या फिर बोनस मार्क्स दिया जाता है, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाता है। और एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम जो निकाला रहता है उसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन घर बैठे कैसे उसमें फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म भरने से लेकर एसएसबी इंटरव्यू में जाने तक का सारा प्रोसेस आप लोगों को एनसीसी वे चैनल पे मिल जाता है। तो चैनल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर लेना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रेसिंग कितने प्रकार की होती हैं। ड्रेसिंग कितने प्रकार की होती हैं आप लोगों से पूछा जाएगा, ड्रेसिंग कितने प्रकार के होते हैं।
इसी को फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है। ड्रेसिंग खाली स्थान प्रकार के होते हैं या फिर खाली स्थान प्रकार की होती है, तो आप लोगों को बताना होगा दो प्रकार का कौन कौन सा, दो प्रकार का कौन कौन सा। तो पहला होता है गीली ड्रेसिंग, उसके बाद सूखी ड्रेसिंग। सिर्फ दो ही प्रकार की ड्रेसिंग होती है। ड्रेसिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। कौन कौन सा? गीली ड्रेसिंग, दूसरा होता है सूखी ड्रेसिंग। इस टॉपिक से आप लोगों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स पूछे नहीं जाते। 3-4 ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिसको बार बार पूछा जाता है। वो कौन कौन से प्रश्न हैं लास्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा उस क्वेश्चन का लिस्ट। तो उसी क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं इस टॉपिक से, तो ध्यान रखना। ये प्रश्न है गीली ड्रेसिंग और सूखी ड्रेसिंग, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीछे पढ़े थे हम लोग एक व्यक्ति द्वारा, मतलब अकेले व्यक्ति द्वारा मरीज को ले जाने के कौन कौन से तरीके हैं, और पूछा जाता है दो व्यक्तियों द्वारा मरीज को ले जाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो ये आप लोग इंग्लिश में याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इंग्लिश में अच्छे से याद करते बन जाता है पॉइंट। अब समझना आप लोगों को इसका आंसर याद करने का तरीका। दो व्यक्तियों द्वारा मरीज को ले जाने के कौन कौन से तरीके हैं, तो आप लोगों को सीधा, दो व्यक्ति हैं तो 2 हैंड्स सीट, मतलब एक व्यक्ति का एक हैंड का प्रयोग होगा, दूसरे व्यक्ति का एक हैंड का प्रयोग होगा और बीच में लटकाते हैं मरीज को। आप लोगों को हैंडबुक में इसका पिक्चर भी देखने को मिल जाएगा, और बहुत से क्लासेस में मैं स्लाइड में बगल में पिक्चर्स भी डालता हूँ जिससे आप लोगों को आंसर याद करने में ईजी हो, लेकिन ये आप लोगों को रिलेट करते हुए समझना है। 2 हैंड सीट बताया, एक व्यक्ति का एक हाथ का प्रयोग करोगे, दूसरे व्यक्ति का एक हाथ का प्रयोग करोगे और दोनों के बीच में मरीज को लटकाओगे। ये होता है 2 हैंड सीट मेथड, मतलब तरीका। उसके बाद 3 हैंड सीट, ये हो जाता है दूसरा तरीका। फिर तीसरा तरीका है 4 हैंड सीट, उसके बाद किचन चेयर कैरी। उसके बाद होता है 2 हैंड्स विथ लाइंग पोजीशन सीट, ये हो जाता है दो व्यक्तियों द्वारा मरीज को ले जाने के तरीके। ठीक है, तो आप लोगों से पूछेंगे दो व्यक्तियों द्वारा मरीज को ले जाने के कौन कौन से तरीके हैं, तो आप लोगों को लिखना है 2 हैंड सीट, 3 हैंड सीट, 4 हैंड सीट, फिर किचन चेयर कैरी, फिर 2 हैंड्स विथ लाइंग पोजीशन सीट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है गोल पट्टी बांधने की विधियाँ लिखो। प्रश्न पूछा जाता है गोल पट्टी बांधने की विधियाँ लिखो। तो सबसे पहला क्या होता है सामान्य पेचदार पट्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल स्पाइरल बैंडेज। क्या बोलेंगे? सिंपल स्पाइरल बैंडेज। उसके बाद होता है उल्टे पेच की पट्टी। दूसरा क्या होता है उल्टे पेच की पट्टी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिवर्स्ड स्पाइरल बैंडेज। उसके बाद तीसरा होता है अष्टकार पट्टी, जिसको फिगर ऑफ 8 टाइप बैंडेज ये बोला जाता है। उसके बाद होता है स्पाइका पट्टी, जिसको इंग्लिश में स्पाइका बैंडेज ही बोला जाता है। तो गोल पट्टी बांधने की विधियाँ लिखो पूछेंगे आप लोगों से, तो सिर्फ पॉइंट ही लिखना होता है। सामान्य पेचदार पट्टी, उल्टे पेच की पट्टी, अष्टकार पट्टी, उसके बाद स्पाइका पट्टी। अब इसका डिस्क्रिप्शन लिखने को आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछा जाता, जैसे कि सामान्य पेचदार पट्टी को भी आपको अब समझाना है, ऐसा नहीं पूछा जाता। बहुत शॉर्टकट में ही आंसर लिखना रहता है एनसीसी के एग्ज़ाम में। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, और ये चीज़ और अच्छे से क्लियर तब हो जाएगा जब मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट उठा के लाइव डिस्कशन कराऊंगा। उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके नीचे 2 से 3 लाइन ब्लैंक छूटा रहेगा, उसी में आप लोगों को सटीक आंसर लिखना रहता है। तो इस प्रकार का एनसीसी का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होता है कि उसी में क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसी में आप लोगों को आंसर लिखना रहता है 2 से 3 लाइन में। तो ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर आप लोगों से पूछा ही नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो गोल पट्टी बांधने की विधियाँ लिखो पूछेंगे, तो सिंपल स्पाइरल बैंडेज पहला होता है, फिर रिवर्स्ड स्पाइरल बैंडेज ये दूसरा हो जाता है, फिगर ऑफ 8 टाइप बैंडेज ये हो जाता है तीसरा पॉइंट, फिर हो जाता है स्पाइका बैंडेज ये हो जाता है चौथा पॉइंट। हिंदी में क्या लिखोगे? तो सामान्य पेचदार पट्टी, उल्टे पेच की पट्टी, अष्टाकार पट्टी, फिर स्पाइका पट्टी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि प्राथमिक उपचार के लिए अनिवार्यताएं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है इस टॉपिक से। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि फर्स्ट एड से क्या समझते हो। हर साल एनसीसी के ए सर्टिफिकेट में पूछा जाता है, या बी सर्टिफिकेट में, या सी सर्टिफिकेट में पूछा ही जाता है कि फर्स्ट एड से आप क्या समझते हो। ठीक है, फिर दूसरा पूछा जाता है बी और सी सर्टिफिकेट में कि प्राथमिक उपचार के लिए अनिवार्यताएं हैं। इतना बस पूछेंगे आप लोगों से कि प्राथमिक उपचार के लिए अनिवार्यताएं हैं।
तो समझना आप लोगों को कि इसका आंसर क्या लिखना है। सर समझना, उसके बाद प्रश्न क्या पूछा गया है ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, सबसे पहले मरीज को सुरक्षित स्थान पर ले जावें, कपड़े ढीले करें तथा आरामदेह की स्थिति में लिटाएं। ये पहला पॉइंट हो जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लोग लिखोगे, उपचार के लिए नियमित तथा निर्धारित सामान का प्रयोग करें। ये दूसरा पॉइंट, उपचार के लिए नियमित तथा निर्धारित सामान का प्रयोग करें, ये दूसरा पॉइंट लिखोगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखोगे, उपचार करने वाले व्यक्ति में साहस, सूझबूझ तथा परिस्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हो जाता है, उपचार करने वाले व्यक्ति में साहस, सूझबूझ तथा परिस्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हो जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट आप लोगों को लिख देना है, जिंदगी के लिए खतरनाक चीज़ों पर काबू करें, जैसे सांस लेने में तकलीफ होने पर बनावटी सांस दें तथा तेजी से खून बहने पर खून बंद करने का उपाय करें। सबसे अच्छा पॉइंट लिखा है यहाँ पे, देखो, जिंदगी के लिए खतरनाक चीज़ों पर काबू करें, जैसे कि सांस लेने में अगर दिक्कत होता है तो उनको कृत्रिम सांस देना है, मतलब बनावटी सांस देना है। उसके बाद तेजी से खून बहने पर खून बंद करने का उपाय करें। तो प्राथमिक उपचार के लिए अनिवार्यताएं, मतलब क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आप लोगों को इस आंसर में लिख देना है। 3 से 4 पॉइंट में कौन कौन सा है एक बार और ध्यान से सुनो। तो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, सबसे पहले मरीज को सुरक्षित स्थान पर ले जावें, कपड़े ढीले करें तथा आरामदेह की स्थिति में लिटाएं। उसके बाद उपचार के लिए नियमित तथा निर्धारित सामान का प्रयोग करें, उपचार करने वाले व्यक्ति में साहस होनी चाहिए, सूझबूझ तथा परिस्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। यह हो जाता है तीसरा पॉइंट। उसके बाद आप लोगों को चौथा पॉइंट लिख देना है, जिंदगी के लिए खतरनाक चीज़ें पर काबू करें, जैसे कौन कौन सा। तो सांस लेने में अगर दिक्कत होता है तो उनको कृत्रिम सांस देना है, बनावटी सांस देना है, और कहीं से अगर तेज़ी से खून बह रहा है तो खून को रोकने का उपाय करना है। तो ये हो जाता है प्राथमिक उपचार के लिए अनिवार्यताएं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, मतलब आज का क्लास कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को समझना है कि जो टॉपिक है फर्स्ट एड, कौन सा टॉपिक पढ़े हैं हम लोग, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड जिसको हम लोग हिंदी में प्राथमिक उपचार बोलते हैं। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, फर्स्ट एड टॉपिक से ऐसा कौन सा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट एड ऐसा टॉपिक है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों से आपके एनसीसी ए या बी सर्टिफिकेट या एनसीसी का सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। जैसे अगर ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में पूछा गया है ये प्रश्न को, तो बी सर्टिफिकेट में इसमें पूछेगा, फिर सी सर्टिफिकेट में इसको पूछेगा, लेकिन प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न हैं, ये 4 से 5 प्रश्न ही ऐसे हैं जो मोस्ट टाइम रिपीटेड हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, एनसीसी के एग्ज़ाम में। तो कौन कौन सा है, तो सबसे पहला पूछा जाता है फर्स्ट एड से आप क्या समझते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस टॉपिक से कि फर्स्ट एड से आप क्या समझते हो। उसके बाद फर्स्ट एडर का ध्येय क्या है, फर्स्ट एडर का ध्येय क्या है। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से गोल पट्टी बांधने की विधियाँ लिखो। उसके बाद पूछा जाता है प्राथमिक उपचार के लिए अनिवार्यताएं लिखिए, या फिर अनिवार्यताएं हैं। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि प्राथमिक उपचार के लिए अनिवार्यताएं हैं। अब समझना है आप लोगों को, किसी आकस्मिक घटना या रोग से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को डॉक्टर के पहुंचने या अस्पताल ले जाने से पहले तक की दी गई चिकित्सा को प्राथमिक उपचार कहते हैं या फिर फर्स्ट एड कहते हैं। यह पहला प्रश्न हो जाता है। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था, दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि फर्स्ट एडर का ध्येय क्या है, मतलब जो प्राथमिक उपचार कर रहा है उसका ध्येय क्या है। मतलब देखो, सोचो और करो, लाइन से लिखना ना, पहले देखोगे कि जिसको सहायता चाहिए उसका कंडीशन क्या है, फिर सोचना है, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्शन करना है। ठीक है, फर्स्ट एड का क्या है, मतलब मोटो क्या है या फिर ध्येय क्या है। तो देखो, सोचो और करो, ऐसा नहीं लिख सकते, सोचो फिर देखो फिर करो, ये सीक्वेंस गलत नहीं करना है। फर्स्ट एड का ध्येय है, सीक्वेंस वाइज ही लिखना है। पहले देखना है कि कंडीशन क्या है, उसके बाद सोचना है बहुत जल्दी से, उसके बाद एक्शन करना है। ठीक है, फिर प्रश्न अगला पूछा जाता है आप लोगों से कि फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रैक्चर का प्रकार आप लोगों से बताया था। फिर गोल पट्टी बांधने की विधियाँ लिखो, ये भी पढ़ाया था। एक बार और पढ़ना है तो क्लास को 2 बार देख सकते हो। उसके बाद पूछा गया था, उसके बाद पूछा गया है प्राथमिक उपचार के लिए
अनिवार्यताएं हैं। तो यहाँ से हो जाता है आज का क्लास कंप्लीट। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।